नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके साथ ही जो इंग्लिश वर्ड हैं, जो इंग्लिश वाला इसका मटेरियल है बुक का, वो भी मैंने यूज़ किया है। और 11वीं क्लास के अंदर जो पुस्तक लगती है भौतिक भूगोल की, उसका भी मटेरियल जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस चैप्टर से संबंधित। कुछ 2-4 चीज़ें हैं। तो 7th क्लास की ज्योग्राफी और फिर जो 11वीं क्लास वाली ज्योग्राफी है उसके भी चैप्टर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आपके रीड के अंदर एक क्वेश्चन 100% इस चैप्टर में से आता ही आता है और जो आप ये पढ़ रहे हो इसमें से आ जाएगा। इसके साथ ही जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का भाग नहीं है। ए है जल, बी है थल और सी है वायु और डी है समुदाय। तो आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का भाग नहीं है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। ये जो पृथ्वी हमें यूं दिखाई देती है, हालांकि ऊपर तो हम सबसे ऊपर रहते हैं, जो ऊपर वाला भाग कहलाता है भूपर्पटी। लेकिन इस पृथ्वी के अगर हम अंदर जाएं, जैसे यहां से पृथ्वी को अगर खोदना शुरू करें और यहां इसके केंद्र तक अगर जाएं तो क्या जा सकते हैं। और अगर इसके अंदर जाएं तो हमें यहां क्या मिलेगा, क्या है इसके अंदर। ये ऊपर से लेकर के लगभग 6000 किलोमीटर तक ये जो दूरी है, क्या है इसमें, तो वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। हालांकि फिक्स जो इसका आता है यहां वो है 6371। ध्यान रखिएगा, ये जो केंद्र बिंदु है ये यहां ऊपर से भूप्रपटी से लेकर के और यहां तक बीच में पृथ्वी के केंद्र में 6371 किलोमीटर अंदर है। इधर ये कुछ छोटे से फैक्ट हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर गहरी। अब आप सोच के देखिए कितनी गहरी खान है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर तक की गहराई को खोदना पड़ेगा। तो मैंने जो है वो आपको एक एवरेज अभी बताया था कि लगभग 6000 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्यूरेट ये नंबरिंग देखें, क्योंकि ये तो 7th क्लास के बच्चे के हिसाब से है, एक्यूरेट अगर आपसे कभी पूछता है तो वो केंद्र हो जाएगा यहां तक। ये जो है यहां से लेकर के और इस बीच वाले पॉइंट तक 6371 किलोमीटर। तो अब है पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। जैसे देखिए प्याज के ऊपर यूं परत होती है एक के बाद एक, इस तरह से ये पृथ्वी के ऊपर भी क्या है, ये परतें हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं परपटी, इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट और हिंदी में परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। अभी क्या मीनिंग है अभी सब बताएंगे। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे सियाल या सीएल ऐसे लिख देते हैं, SIAL, सियाल। तो ऐसे सीएल लिख देते हैं। SI का मतलब हो गया सिलिकॉन या सिलिका और L से हो गया एल्यूमिनियम, AL से हो गया एल्यूमिनियम। तो जो महाद्वीपीय सहती जो है, मतलब जो ये महाद्वीपीय परपटी है, आप इसको सहती कह लो या चाहे परपटी कह लो। तो जो महाद्वीपीय सहती है ये मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए हम इसको कहते हैं सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। और जबकि महासागर की जो परपटी है वो मुख्य रूप से बनी है सीमे, यानी सिलिका और मैग्नीशियम, SiMa।
तो Si से सिलिकॉन और Ma से मैग्नीशियम। तो अब जो थोड़ा इंग्लिश वाला है वो देखिए इसमें, ये देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्रस्ट। क्रस्ट के बाद में फिर यहां जो है ये कौन सा है, मेंटल, MANTLE, मेंटल। और मेंटल के बाद में फिर आता है कोर। तो आंतरिक कोर और बाह्य कोर। तो ये मेंटल जो है ये लगभग कितना है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक। और ये जो हम सबसे ऊपर वाली जो क्रस्ट देख रहे हैं ये है लगभग 35 किलोमीटर। यानी जो महाद्वीपीय सतह से है ये 35 किलोमीटर है स्थल भाग से, और जो समुद्री सतह है उससे 5 किलोमीटर तक नीचे तक ये पाई जाती है क्रस्ट। कैसे, जैसे अब हम अभी स्थल भाग पर हैं, महाद्वीपों पर ही हैं हम अभी। तो ये जो महाद्वीपीय सतह है यहां से आप ऊपरी जो परपथ है, ऊपरी जो है ये इसकी परत, यहां से अंदर तक चलते जाइए और लगभग 35 किलोमीटर तक जो है वो हमें क्या मिलेगी, ये क्रस्ट मिलेगी, भू परपटी। हालांकि वैसे तो देखिए मेनली 100 किलोमीटर तक ये मानी जाती है, लेकिन ये एवरेज आप 35 किलोमीटर यहां इन्होंने लिखा है इस बुक के अंदर। तो इसमें मुख्य रूप से जो मोटाई है क्रस्ट की वो लगभग 30 से 35, और बाकी कई अन्य सोर्स जो हैं उसके अनुसार 100 किलोमीटर तक भी मानते हैं इसको। आप तो अभी 35 वाला ध्यान में रखो इसमें। और जो समुद्री सतह है, अब इस चित्र के अंदर आप देखिए, भाई समुद्र की भी तो सतह होगी ना कहीं। अब ये तो महाद्वीपीय सतह है, ये महाद्वीप, ये महाद्वीपीय सतह से अब यहां से नीचे तक आप चले गए, ये क्रस्ट देखिए, देखिए कहां तक, लगभग 35 किलोमीटर तक ये क्रस्ट आपको मिलेगी। और महाद्वीप भी तो है। अब महाद्वीप की सतह है ये, यहां जो है सॉरी महासागर की, यह है ना महासागर की सतह। भाई ऊपर पानी दिख रहा है लेकिन महासागर में नीचे जाते जाओगे जाते जाओगे। अब जैसे जो प्रशांत महासागर में है मरियाना ट्रेंच, वो लगभग 11 किलोमीटर अंदर है समुद्र के। तो सतह समुद्र की आएगी ना भाई, कहीं ना कहीं तो आएगी। तो ये जो समुद्री सतह है, इस समुद्री सतह से 5 किलोमीटर तक नीचे तक जो है वो क्या है, ओशियन क्रस्ट या जो महासागरीय क्रस्ट पाई जाती है। जबकि महाद्वीप के अंदर जो स्थल भाग है वहां से 35 किलोमीटर तक नीचे ये पाई जाती है। अब ये देखिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप द सर्वल। अब ये जो है लेयर है, एक के बाद एक, रे काम का नहीं है यहाँ पे। सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। एक तो यह है कि सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। इट इज द सबसे पतली, सबसे पतली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। सभी जो परत है उनकी तुलना में ये सबसे पतली है। अब आपको लगेगा कि साहब ये 35 किलोमीटर जो गहरी है, ये पतली कैसे होगी परत। वो आगे वालों की जो गहराई है वो किसी की 2900 किलोमीटर है, और 2900 के बाद में फिर जो कोर वाली है 6371 तक। तो अब 2900 के बीच में देख लो, 2900 से लेकर के 6371 कितना गैप आ गया। तो जो कोर है उसकी तो इतनी है, मेंटल की है 2900, इसकी है फिर 35। तो इनकी तुलना में अगर देखोगे तो ये सबसे पतली होगी ना। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मॉसेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। तो जो महाद्वीपीय है, महाद्वीप के अंदर, महाद्वीपीय सतह से ये 35 किलोमीटर अंदर है, और जो महासागर है उनकी सतह से लगभग 5 किलोमीटर अंदर है। अब ये जो महाद्वीपीय वाली क्रस्ट है ये बनी होती है सिलिका और एल्यूमिना से, तो हम इसको लिखते हैं सियाल। जबकि महासागरीय जो क्रस्ट है वो किससे बनती होती है, SiMa, जिसको लिखते हैं सीमे या सीमा भी लिख देते हैं, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए इसमें।
तो ये डायग्राम देख लिया आपने। ये कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशन, और ये जो है ओशनिक क्रस्ट। और अब ये वाला जो मटेरियल है ये 11वीं क्लास की पुस्तक है एनसीईआरटी की, जो कि भौतिक भूगोल वाली है। उसका तीसरा चैप्टर है ये। मैं थोड़ा सा इसमें भी दिखा देता हूं आपको। यह है ठोस, जो सबसे ऊपर का भाग है क्रस्ट, भूपर्पटी। यह ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। यह बहुत भंगुर है, मतलब थोड़ी कमजोर सी होती है, इसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। अब वो 7th वाले के अंदर 35 लिख रखा है, मैंने आपको बताया था 30 से 35। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में तो जो ये पर्वत होते हैं, माउंटेन, वहां ज्यादा है इसकी मोटाई। भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना है और इसका यह घनत्व है। अब ये घनत्व तो आपकी कोई नहीं है इतना। अब ये देखिए, भूपर्पटी 0 से 100 किलोमीटर तक, मतलब नॉर्मली 30 किलोमीटर तक मानते हैं, लेकिन कई जगह 100 भी मान लेते हैं इसको मिला के। तो ये स्थल मंडल किसको कहते हैं? जो है ये भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग है, तो उस भाग को हम कहते हैं स्थल मंडल यहां पर। तो फिर ये दुर्बता मंडल, फिर ये 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, ये जो है ये यहां से लेकर के यहां तक, और फिर ये है क्रोट। तो 2900 किलोमीटर तक मेंटल हो गया, मतलब लगभग 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 तक ये मेंटल है। फिर इसको कहते हैं क्रोट या कोर लिखते हैं ऐसे। तो कोर में भी जो ऊपरी कोर है वो द्रव मानी जाती है। ये निफे से बनी है। कोर जो है वो किससे बना है? निफे से, निकल और फेरस यानी लोहा, आयरन। और इसका सबसे अंदरूनी भाग जो है वो ठोस भी माना जाता है। कई जो है कहते हैं कि ठोस है, कुछ लिक्विड कहते हैं, लेकिन मेनली सबसे अंदर का जो भाग है वो थोड़ा ठोस माना जाता है। अब ठोस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर वाले स्थल मंडल की तरह ठोस हो। इतना ठोस, सबसे अंदर का भाग ठोस कैसे हो सकता है जब बीच वाले ये लिक्विड आ रहे हैं? तो इतना दबाव जो है, क्या बहुत ज्यादा दबाव है इसके अंदरूनी भाग पर, यहां जो आंतरिक कोर है उस पर। इसको ऊपरी कोर कहते हैं और इसको आंतरिक कोर कहते हैं। तो आंतरिक कोर पर इतना ज्यादा दबाव है कि उस दबाव की वजह से ये थोड़ी ठोस अवस्था में, या जैसे जो प्लास्टिक होता है थोड़ा ठोस प्लास्टिक जैसा आपको नजर आता है, उस तरह का ठोस प्लास्टिक की तरह है अंदर वाला भाग। जैसे प्लास्टिक होता है थोड़ा सा ठोस, उस तरह से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाटे की तरह, पत्थर हम ठोस कह देंगे कि ये तो पत्थर की तरह ठोस है, लेकिन वो दबाव इतना ज्यादा है कि उस दबाव के कारण इसके कण इतने पास में आ गए कि ये थोड़ा सा ठोस अवस्था के अंदर है। सबसे आंतरिक भाग। तो ये टोटल ये आ गया 6378। अब 6371 भी आता है। तो हालांकि जो एग्जाम होते हैं आरपीसी वगैरह, वहां 371 माना जाता है, मैंने आपको वो बताया था, लेकिन इस 11वीं वाली में 6378 है, तो आप 6378 ही याद कर लेना। ये समझ गए आप चीजें। उसके बाद में देखिए आती है मेंटल। भूगर्भ में परपटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह अशांति से आरंभ होकर, अब ये देखिए आपके काम की नहीं है चीजें इसमें, अभी 7th क्लास के अंदर, जब 11वीं में पढ़ाऊंगा आपको पूरी तरीके से, जब 11वीं पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें बताऊंगा। 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो दुर्बलता मंडल कहलाता है। मेंटल का ऊपरी भाग, एस्थेनो का शब्द का अर्थ होता है दुर्बलता से। तो इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक माना गया है, यह दुर्बलता मंडल का। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है, दुर्बलता मंडल।
और भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर के स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है और निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद है और यह ठोस अवस्था में है। तो दुर्बलता मंडल जो मेंटल का ऊपर वाला भाग ये थोड़ा लिक्विड में, फिर नीचे का भाग फिर ठोस में, और फिर जो क्रोड है तो क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में, जो मैंने अभी आपको बताया था। मेंटल के नीचे वाला भाग, जो निचले मेंटल के नीचे वाला भाग है यानी कोर के ऊपर वाला, मतलब कोर का ऊपर वाला भाग बाह्य कोर और अंदर वाला आंतरिक कोर। तो एक घनत्व तो नहीं पूछता। निकिल और लोहे, तो इसे निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। यह 11वीं क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इतना ही लिखा हुआ है, इससे ज्यादा तो आपके अब आएगा नहीं रीट में। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगी इसमें, आपका ये हो गया टॉपिक। और ये इंग्लिश वाला डायग्राम है 11वीं क्लास की पुस्तक का, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसमें ये देखिए सबसे ऊपर क्रस्ट है और फिर क्रस्ट में ये मेंटल के यहां से लेकर के यहां तक वाला जो भाग है उसको हमने कहा है लिथोस्फीयर। क्रस्ट और ऊपर अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, मेंटल के ऊपर वाला जो कठोर भाग और इसका क्रस्ट वाला जो निचला भाग, तो उसको भाग को हम कहते हैं लिथोस्फीयर, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल से नॉर्मली आप यही समझते होंगे कि जो ऊपर ऊपर हमें दिख रहा है ये स्थल मंडल होता होगा, यहां तक का जो भाग है ये कहलाता है स्थल मंडल। फिर उसके बाद में देखिए मेंटल शुरू हो चुका है और मेंटल में यहां देखिए ये है एस्थेनोस्फीयर, जिसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। ज्वालामुखी होता है, वो जो लावा का उद्गार होता है, वो लावा इसी एस्थेनोस्फीयर में से होकर के यहीं वो लावा बनता है और यहीं से वो निकलता है। फिर जहां जहां स्थान और कमजोर होता जाएगा वो अपना स्थान बनाता जाएगा और पूरी मेंटल यहां तक होती है। तो ये जो दुर्बलता मंडल वाला भाग है ये थोड़ा सा लिक्विड होता है, थोड़ा क्या पूरा ही लिक्विड होता है, और ये वाला भाग है ये थोड़ा ठोस होता है, मेंटल का नीचे वाला भाग। फिर कोर का ऊपर वाला भाग ये वापस लिक्विड, और सबसे अंत का भाग जो है फिर से सॉलिड होता है। ये है पूरी इसकी कहानी। अब 7th क्लास पे आ जाओ वापस। सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl सिलिका एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वो होती है क्रोड, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यानी 2900 के बाद में लगभग 6000 किलोमीटर तक जब आप आओगे कि 6378 किलोमीटर तक जब 2900 किलोमीटर आओगे तो लगभग हो गया ना 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकिल और लोहे की बनी होती है। इसे निफे, निकिल यानी फेरस कहा जाता है। फेरस का मतलब लोहा। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाबमान काफी उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपटी है, 16% भाग मेंटल है और 83% जो हिस्सा है वो क्या है, क्रोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6371 है। अब 7th वाली पुस्तक के अंदर 6371 लिख रखा है, 11वीं वाली के अंदर लिख रखा है 6378। अब स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या यहां आती है कि अब सही किसको माने, और दोनों ही एनसीईआरटी की किताबें। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो जो हायर क्लास की किताबें हैं उनको फिर सही आपको मानना है। तो 6371 और 6378 अगर कभी दोनों एक साथ आ जाए तो आपको 6378 सही मानना पड़ेगा। लेकिन जब स्टूडेंट आपत्ति लगाएंगे तो आपत्ति तो फिर ये करने वाले भी लगाएंगे कि 7th में 71 लिखा हुआ है, लेकिन वहां आपत्ति जो फिर फाइनली मानी जाती है वो हायर क्लास की मानी जाती है कि 11वीं क्लास में क्या लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा।
पृथ्वी के आयतन का जो है 0.5% हिस्सा ही परपटी है, सबसे पतली परत यही होती है। मेंटल जो होता है वो लगभग 16% होता है और 83% जो होता है वो हिस्सा क्रोड होता है। फिर आता है शेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं, यानी चट्टान। शेल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। तो खनिज पदार्थों की किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम कहते हैं चट्टानें। मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय, इग्निशियस, अवसादी, सेडिमेंट्री शेल और कायंत्रित, मेटामॉर्फिक। तो 3 प्रकार की चट्टानें: आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं और इसे प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। तो द्रवित मैग्मा, जैसे मान लीजिए बाहर जो अभी हमने मैग्मा देखा था ऊपर, कौन से मंडल में था? दुर्बलता मंडल में, एस्थेनोस्फेयर। तो वहां जो मैग्मा होगा वो कभी बाहर तो आता ही है, वो अब बाहर आ गया, बाहर आने के बाद में ठंडा हो गया। इस प्रकार से जब बार बार मैग्मा बाहर आकर के ठंडा होगा तो जो चट्टानों का निर्माण होता है इनको हम कहते हैं आग्नेय चट्टान, और इनको प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। आग्नेय 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। इधर क्या लिखा हुआ है? शब्दों की उत्पत्ति। इग्निशियस यानी आग्नेय वाली है, वो लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि। ये लावा होकर के आता है, तो लावा एक प्रकार क्या है? आग ही है वो तो। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर, तो ये होगी अवसादी चट्टान। और मेटामॉर्फिक एक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फो से है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, ये होगी कायंत्रित चट्टानें। तो क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। लावा ठंडा हो गया, बाहर आकर के ठोस बन गया। अब ये जो चट्टान बनी है इस परपटी पे, इसे हम कहते हैं बहिर्भेदी। और इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। अब हम थोड़ा गहराई में जाएं तो हमें गर्मी लगेगी, लेकिन जो मैग्मा जहां से निकल के आया है तो उसको तो ऊपर आके थोड़ा आराम ही लगेगा। भाई जैसे मान लो आप बाहर धूप में बहुत जबरदस्त 45 डिग्री टेम्परेचर में हो, और अब आप कहीं किसी पेड़ के नीचे भी सड़क पर खड़े हो जाओगे तो भी आपको आराम मिलेगा ना वहां पर। और फिर आप घर पर आकर अपने कूलर के सामने बैठते हो तो आपको अब जाकर के अच्छे से रिलैक्स होता है। लेकिन आपके लिए अब जैसे मान लो वहीं कोई व्यवस्था, ये जो है पेड़, ये भी आपके लिए क्या करेगा? एक बहुत आरामदायक का काम करता है। 45 डिग्री में तो तपने की बजाय, तो वही है कि वो बहुत अंदर तक तो गर्म है, लेकिन उतनी उसकी गर्मी के सामने जो ये ऊपर वाली जो है भू परपटी, तो ये कितनी किलोमीटर तक है? 30-35 किलोमीटर तक। अब वो कहां उस मेंटल में से निकल के आ रहा है? वो दुर्बलता मंडल में से आते आते उसको ऊपर तो ठीक लग रहा है, कह रहा है ऊपर तो गर्मी कम है, नीचे तो बहुत गर्मी थी वहां, तो मैं तो बुरी तरह जल गया उसमें। ऊपर आके लगता है यार अब थोड़ा आराम है, तो कुछ लावा वहीं जम जाता है, वो बाहर तक आता ही नहीं है वो। तो जो भू परपटी है उसके अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शेलों को अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। तो ये जैसे मसाले वगैरह हैं या जैसे दानों का चूर्ण वगैरह बनाते हैं ना वो यूं, तो वो जो अपघर्षण पत्थर जो है, एक दूसरे पत्थर मसाले जिन पर हम पीसते हैं पत्थरों पे, जैसे जो सिलबट्टा टाइप होते हैं, तो वो ज्यादातर किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट के। तो बेसाल्ट चट्टान हो या ग्रेनाइट, ये दोनों ही है आग्नेय शैली। लेकिन बेसाल्ट जो है वो बहिर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है
और ग्रेनाइट है वो आंतरिक जो अंतर्वेदी है आग्नेय शेल उसका उदाहरण है। फिर आता है जीवाश्म। क्या होता है? शेलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। भाई जो चट्टाने हैं उनके नीचे जो पौधे दब गए और जो जंतु दब गए, तो उनके जो अब अवशेष हैं उनको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म। शेल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को कहते हैं अवसाद। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं, यानी अवसाद। ये अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शेलों को अवसादी शेल कहते हैं। तो यानी जो प्राथमिक शेल है, जो आग्नेय चट्टान है, तो वो क्या है? टूट कर, चटक कर जो बाह्य प्रभाव होते हैं और एक दूसरे से टकरा के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, ऐसे कणों को अवसाद कहते हैं। और फिर ये हवा और जल के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। तो ये फिर एक कठोर शेल की परत बनाते हैं और इस प्रकार की शेलों को अवसादी शेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शेलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के कभी कभी इन शेलों पर हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय और अवसादी शेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आग्नेय और अवसादी शेल जो होते हैं, उच्च ताप और दाब के कारण अब जो इनमें परिवर्तन होता है जिन चट्टानों में, वो होता है कायांतरित शेलों में, उच्च ताप और दाब के कारण। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में बदल जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? कायांतरित शेल का, कि चिकनी मिट्टी जो है वो ताप दाब के कारण किस में बदल गई? स्लेट में। और चूना पत्थर किस में बदल गया? मार्बल में, संगमरमर। शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चट्टाने कठोर शेलों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए होता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, ये जो पिट्ठू वाला खेल था, वो 7 पत्थर रख करके वो बॉल के इन पे मारते थे अपने। और फिर आता है चिबिडी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर यानी गिट्टी आदि। तो ये किटकिट वाला पता नहीं ये क्या होता है, ये कभी मैंने खेला नहीं है। पिट्ठू वाला तो खेला है। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की भी जानकारी प्राप्त करें। आप में से अगर किसी को पता हो ये किटकिट या जो ये वर्ड है स्टापू, चिबिडी, ये कौन सा खेल होता है, ये पता नहीं मुझे। आप में से किसी ने खेला है तो कमेंट करके बताइएगा सब आपने खेला है, ये क्या होता है इसमें। लाल किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल जो है वो सफेद संगमरमर से बना है। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बन जाता है। आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित अवसादी शेल का निर्माण। ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी शेलें कायांतरित शेलों में बदल जाती है और अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है। तो यह होता है शेल चक्र। अब ये देखिए, जैसे मैग्मा था, ये मैग्मा बाहर निकल के आया, आग्नेय शेल बनी इससे, इसी से बनी अवसाद चट्टाने, मतलब अवसाद हुआ, इससे टूट फूट करके ये इसके कण एक जगह बिखरे, फिर हवा या वायु या जल के द्वारा एक स्थान पर ये इकट्ठा हो गए, तो उससे बन गया अवसादी शेल। और आग्नेय शेल और अवसादी शेल, इन पर ताप और दाब के कारण ये जिनमें परिवर्तित हो जाती है, उनको हम कहते हैं कायांतरित शेल। और कायांतरित शेल पर जब ताप और दाब पड़ेगा तो फिर ये वापस कोई अवसादी आग्नेय में नहीं बदलेगी, ये आप सीधी पिघलेगी और ये बन जाएगी मैग्मा। मैग्मा फिर वापस इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है इसको हम कहते हैं शेल चक्र।
शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, और इनका उपयोग उद्योग, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। अब ये छोटे छोटे प्रश्न है ये कि पृथ्वी की 3 परतें कौन सी है, फिर शेल क्या है, 3 प्रकार के शेलों के नाम, बहिर्वेदी अंतर्वेदी का निर्माण कैसे होता है, शेल चक्र क्या होता है, शेलों के क्या उपयोग और कांतिरी शेल क्या है। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम आगे वाले। ये 4 प्रश्न है, 5 हैं। इन 5 में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला है, द्रवित मैग्मा से बने शेल क्या कहलाते हैं। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? आग्नेय। द्रवित मैग्मा से जो पहली बार में चट्टान बनती है उसको हम आग्नेय शेल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? परपटी, क्रोड और मेंटल। सबसे भीतरी कौन सी है? क्रोड, इंग्लिश में लिखते हैं कोर। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं? तो किसके हैं? शेल यानी चट्टान, या खनिज है, या जीवाश्म है? तो सब किस में आते हैं? खनिजों के अंतर्गत आते हैं। शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो क्या कहलाती है? अवसादी, कायंत्रित या आग्नेय शेल। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अवसादी शेल। तो यह हो जाएगा अवसादी शेल वाला। पृथ्वी की सबसे पतली परत है कौन सी है? परपटी। तो ये हो गए 5 प्रश्न। आपके 5 में से कितने सही हैं कमेंट करके बताइएगा। और ये मिलान करने वाले हैं। तो क्रोड जो है इसका क्या हो जाएगा? ये खनिज है और शेल हैं। तो अब इसमें ये नेक्स्ट पेज पे भी है, इस पे आगे लिखे हुए चिकनी मिट्टी और सियाल। तो अब इसका एक भाग निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, सबसे भीतरी परत है। तो अब इसको कैसे मिलान करना है? तो सियाल जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सबसे लास्ट वाला जो है कैक है, गै, घैड़ है, तो उस रे का हो जाएगा थर्ड वाला, सिलिका और एल्यूमिना से बनता है। उसके बाद जैसे अब ये क्रोड वाला है, तो क्रोड का क्या हो जाएगा? सबसे भीतरी परत, यह हो जाएगा। और इसके बाद जो ये है चिकनी मिट्टी, 2 हो गए हमारे, एक तो कोर वाला हो गया, एक सीएल वाला हो गया। अब चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी का क्या हो जाएगा? यह है चिकनी मिट्टी जो है वो किस में बदलती है? स्लेट में। इसके बाद आप देखिए 2 बचे, एक खनिज है और एक है शेल यानी चट्टान। तो एक ऑप्शन तो बचा है सड़क और इमारत बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, खनिज और शेल में से दोनों में से एक का। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अब ये आप अगर बता दो तो माने का वास्तव में ये सवाल जितने आपको इजी दिखते हैं उतने है नहीं। ये मुझे पता है कि आपके माइंड में आंसर क्लिक नहीं हो रहा इस वाले, ये जो अपने मिलान करने वाले हैं, 1-2 तो मिलान हो गए आपसे, और मुझे पता है बाकियों में आपके क्लिक नहीं हो रहा आंसर, जबकि पूरा चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो और है इसी में से सार निकल के आया है ये। तो अब देखिए जो खनिज होता है उसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, उसको हम कहते हैं खनिज। तो खनिज का यह हो जाएगा निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। और शेल जो है चट्टान, फिर यह है कि सड़क और इमारत बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, क्योंकि जो चट्टान है वो कई चीज़ों से मिलकर के बनती है मिश्रण। तो चट्टानें वगैरह आप देखते हैं कि जैसे मिट्टी वगैरह, ये कई चीज़ें आप देखते हैं कि जो मिलकर के जिनसे बनती है शेल। तो शेलों से जो है इसका मटेरियल जो है वो सड़क और इमारत बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यही ऑप्शन बचेगा शेल का लास्ट में। ये देखिए कठोर शेलों का उपयोग सड़क बनाने, घर बनाने और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। इसी बुक के अंदर से क्वेश्चन पूछे मैं, और इस तरह से
ये आंसर आपको निकालने हैं। और फिर बाद में खनिज वाला जो था, खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। शेल जो है वो विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता है और बहुत ही शानदार और बहुत प्यारा चैप्टर था और मुझे आशा है आपके बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसमें मैंने 7th क्लास का और 11th क्लास की बुक के अंदर भी जो मैटर था वो लगभग एक ही पेज है, उसमें 11th क्लास में पृथ्वी के अंदर वाला 1.5 पेज है, वो आपको बता दिया। तो आपको कैसा लगा आप आज का चैप्टर पढ़ के कमेंट करके बताइएगा। और तो आज के वीडियो में इतना ही और 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि रीट के एग्जाम में 1% इसमें से पक्का आएगा और वो इस चैप्टर से अब जो आपको पढ़ाया है इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। प्रश्न इसी में से पूछेगा, आप घुमा फिरा के या सीधा भी पूछ लेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।